हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने मतलब कि आइसो कोस्ट कर्व करी थी और उसके बाद हमने आइसो कोस्ट कर्व करी और हमने इक्विलिब्रियम देखा कि एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब ऑप्टिमम नंबर ऑफ कम्बिनेशन कि वो कौन से कम्बिनेशन उसको बेस्ट रहेंगे और कौन से कम्बिनेशन उसको बेस्ट रहे थे, जहाँ पे वो उसके बजट में भी थे, जहाँ पे उसके बजट में थे जो कॉम्बिनेशंस, प्लस उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको प्रोडक्शन हो रहा था। तो वो वहां पे एक प्रोड्यूसर के ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस था। अब देखो, अब हम जैसे कि हमको एक ये दे रखा है क्वेश्चन, इसमें हमको दे रखा है कि हमको बताना है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहाँ होगा, या प्रोड्यूसर के लिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस कहाँ होंगे। ठीक है, अब देखो ये आइसोक्वेंट नंबर 1 है और ये आइसोक्वेंट नंबर 2 है। चलो इसको नीचे वाली को 1 बोल देते हैं। ये आइसोक्वेंट 1 है, ये आइसोक्वेंट 2 है और ये ए बी हमारी आइसोकोस लाइन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारी क्या, अगर हम अपनी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होती है, जहां पे हमारा दोनों का स्लोप इक्वल आएगा, स्लोप इक्वल। ठीक है, मतलब कि डेल्टा के बाय डेल्टा एल किसका स्लोप होता है, हमारा आइसोकोस का, और आइसोक्वेंट का क्या कर स्लोप होता है, हमारा एमपी एल डिवाइडेड बाय एमपी के। तो जहां पे ये इक्वल आएगा वहां पे हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन होगा। देखो भाई, ये तो यहां भी इक्वल है, आइसोक्वेंट 1 का स्लोप प्लस आइसोक्वेंट 1 का स्लोप, और ये तो यहां भी कि आइसोक्वेंट 2 का स्लोप और किसका, आइसोकोस का स्लोप। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जहां पे ये क्या है, ये सेटिस्फाई हो रही है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई 3 पॉइंट्स पे हो रही है। 1 इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो हमारी इक्वेशन 3 पॉइंट्स पे सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन क्या तीनों पॉइंट्स एक प्रोड्यूसर के लिए फायदेमंद है? क्या तीनों पॉइंट्स पे उसका इक्विलिब्रियम है? क्या तीनों पॉइंट्स उसके लिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं? लेट्स सी। देखो, अगर हम ए पॉइंट को देखें तो कोस्ट तो उसकी मान लो आइसो कोस्ट पे जितनी कोस्ट आएगी, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, तीनों पे कोस्ट हमारी क्या आ रही है, इक्वल। तीनों पे कोस्ट तो हमारी इक्वल है, ए पॉइंट पे भी, बी पॉइंट पे भी एंड सी पॉइंट पे भी। लेकिन ए पॉइंट और बी पॉइंट किस पे है, आइसोक्वेंट 1 पे, और तो ये 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन सी पॉइंट हमारा आइसोक्वेंट 2 पे है तो 200 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई तो ए पॉइंट पे भी हो रही है, बी पॉइंट पे भी हो रही है, सी पॉइंट पे भी हो रही है। लेकिन ए और बी पॉइंट पे हमारा जो प्रोडक्शन है वो आ रहा है 100 यूनिट्स, वहीं सी पॉइंट पे हमारा प्रोडक्शन कितना आ रहा है, 200 यूनिट्स। अब ये तो आप खुद भी समझदार हैं कि एक प्रोड्यूसर किस चीज में क्या प्रोड्यूसर करना चाहेगा कि उसकी कॉस्ट कितनी हो, कम से कम, और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा। ए सी बी तीनों पॉइंट पे कॉस्ट सेम है क्योंकि सेम आइसो कॉस्ट स्कोप पे है ये। लेकिन ए पे प्रोडक्शन 100 है, बी पे प्रोडक्शन 100 है और सी पे प्रोडक्शन 200 है। तो एक प्रोड्यूसर के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन। ये वाला कॉम्बिनेशन एक प्रोड्यूसर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ओके कैपिटल और ओएल लेबर। तो सी पॉइंट पे जो कॉम्बिनेशन है वो प्रोड्यूसर के लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फाई रहेगा। तो हमारी इससे हमको पता चलता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए या ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए सिर्फ ये कंडीशन जरूरी नहीं है, कंडीशन ये भी जरूरी है कि हायर से हायर आइसोक्वेंट पे ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। हायर से हायर आइसोक्वेंट, ये हायर, इसके बाद मान लो एक और आइसोक्वेंट होती, ठीक है, वहां पे हायर तो होती लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो अब हमको पता चला कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के लिए हमारी 2 कंडीशंस होनी चाहिए सेटिस्फाई। कौन सी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? फर्स्ट, कि हमारा स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट इक्वल होना चाहिए, हमारे स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट के। दूसरा, हायर क्या होनी चाहिए, हमारी आइसोक्वेंट, और हमारी हायर से हायर क्या होनी चाहिए, आइसोक्वेंट होनी चाहिए। तो हमारे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट, स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट, प्लस
हायर से हायर आईएसओ क्वेंट पे ये सेटिस्फेक्शन मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन नीचे वाली आईएसओ क्वेंट पे सेटिस्फाई हो रही है तो हम वहां पे प्रोड्यूसर जो है वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर उससे ऊपर वाली किसी आईएसओ क्वेंट पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऊपर वाली आईएसओ क्वेंट पे प्रोड्यूसर के लिए ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि वो उसको ज्यादा आउटपुट देगा उसी कॉस्ट में। तो ये आपको बस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन इन वैल्यू टर्म्स। वैल्यू की टर्म्स में ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जी, क्या पढ़ा था हमने कि देखो पहले एक बार वो एग्जांपल लो, जब मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि 100 रुपए प्रोड्यूसर के पास थे, वो कैपिटल का प्राइस था 10 रुपए और लेबर का प्राइस था 5 रुपए। वो क्या कर रहा था, क्या फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बना था उसका, कैपिटल लेबर, ठीक है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन एक कैपिटल 18 लेबर का बना था। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना था, 2 कैपिटल 16 लेबर। तीसरा क्या बना था, ये हमारे कॉम्बिनेशन बने थे जो हमने वो मतलब कि फाइंड आउट करके देखे थे, ठीक है। जो इससे पिछले वाली वीडियो में जो हमने कोर्स ली थी, प्राइस लिया था, तो हमने ये कुछ हमारे कॉम्बिनेशंस बने थे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इसमें एक कैपिटल 18 लेबर, सेकेंड कॉम्बिनेशन इसमें 2 कैपिटल 16 लेबर और थर्ड कॉम्बिनेशन इनमें 3 कैपिटल और 14 लेबर्स हमारी आई थी। तो अब देखो हमारा यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज निकालनी है हमको। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज तो वो होता है क्या, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या होता है, मतलब MRE शॉर्ट में लिखते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज फैक्टर एक्सचेंज रेशियो इनटू में फैक्टर का प्राइस, मतलब कि डेल्टा K बाय डेल्टा L इनटू में प्राइस ऑफ K डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ L। भाई ये तो फॉर्मूला है कि फैक्टर एक्सचेंज रेशियो इनटू में प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये हमारा होता है, देखो अगर हम इसको पुट करके देखो, डेल्टा K मतलब चेंज इन K कितना है 1, ठीक है, यहां पुट करते हैं, ठीक है। चेंज इन K कितना है 1 का, चेंज इन लेबर कितना है 2 का, प्राइस ऑफ कैपिटल कितनी है हमारी 10, प्राइस ऑफ लेबर कितनी है 5, 5 2 जा 10, 2 2 1 आ गया ना। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज किसके इक्वल, 1 के इक्वल। और यही हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर हम फैक्टर एक्सचेंज रेशियो को फैक्टर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे, क्या फैक्टर एक्सचेंज रेशियो को फैक्टर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास आती है मार्जिनल एक्सचेंज रेशियो, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब हम डेल्टा K बाय डेल्टा L को हम क्या बोलते हैं, MPL डिवाइडेड में MPK, MPL डिवाइडेड बाय MPK इनटू में प्राइस ऑफ K डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ L इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, MPL डिवाइडेड बाय MPK इनटू में प्राइस ऑफ K डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ L इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी आ गई एक्चुअल में मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, कि अगर हमको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इनटू में प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर इज इक्वल टू में 1, हमारी यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आ गई। अब हमको यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है और हमको निकालने को कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, MRP, डोंट टेक इट मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। ये हमारा मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि MRE का कंसेप्ट कैसे होता है, ठीक है। तो हमारा आता है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। देखो ये तो हमको शो कर रहा है, ये हमको क्या शो कर रहा है, ये हमको शो कर रहा है, अगर हम देखो इसको मल्टीप्लाई में उधर ले जाके डिवाइड में करें, ठीक है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, MPL बाय MPK इज इक्वल टू में 1 के उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड में मतलब मल्टीप्लाई में, तो PL ऊपर आ जाएगा और PK नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, MPL डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, देखो अगर आप इसको देखो तो MPL डिवाइडेड बाय MPK क्या होता है, MPL डिवाइडेड बाय MPK,
MRTS। PL बाय PK क्या होता है? स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट। और MRTS किसको शो करता है? स्लोप ऑफ आइसो क्वेंट को। तो अगर हमको मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखी हो, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वैल्यू की टर्म्स में, मतलब पैसे की टर्म्स में, ठीक है। और जो मार्जिनल हमने जो मतलब कि MPL MPK वो जो हम करते हैं वो हमारा होता है यूनिट की टर्म्स में। तो देखो वही बात आ गई ना कि स्लोप ऑफ आइसो क्वेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट। और हमने कैसे निकाला? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज से। तो आपको क्लियर है ना कि ये फॉर्मूला गलत नहीं है, मतलब ये हमने हर जगह से सेटिस्फाई किया। हमने इसको न्यूमेरिकली भी वहां सेटिस्फाई कर के देखा था, तो 2/2 1 आ गया था हमारा। फिर अगर हम इसको यूनिट में लेके आए फिर से चेंज करके, तो हमारा फिर से कोस्ट ऑप्टिमम लेवल ऑफ इनपुट्स आ गया। तो ये हमको क्या शो करता है कि अगर हमको वैल्यू की टर्म्स में निकालनी है तो डेल्टा K बाई डेल्टा L इंटू में PK बाई PL इज इक्वल टू 1 अगर आ रहा है किसी कॉम्बिनेशन पे अगर ये सिचुएशन है, तो इसका मतलब वो प्रोड्यूसर के लिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब हमारे कंसेप्ट है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी का। किसका? मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। देखो ये क्या होती है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, क्या होती है इसको हम करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने करा कि एक यूनिट कैपिटल में चेंज आने की वजह से प्रोडक्शन में कितना चेंज आया। क्या करा अभी तक हमने? एक यूनिट कैपिटल में चेंज आने की वजह से प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, या एक यूनिट लेबर में चेंज आने की वजह से प्रोडक्शन में क्या चेंज आया, इन यूनिट्स कर रहे थे हम। अब हम कर रहे हैं पैसे में कि हमने एक यूनिट कैपिटल एक्स्ट्रा लगाई, हमने एक यूनिट कैपिटल क्या लगाई? फालतू लगाई। उसकी वजह से हमारे मतलब कि किस रेट में क्या चेंज आया, हमारे रिवेन्यू में कितना चेंज आया, हमको कितना फायदा होगा पैसे की टर्म्स में। देखो हम कोई भी चीज किस पर्पज से लेते हैं? बेचने के पर्पज से, ठीक है। हम प्रोड्यूसर हैं, हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसका क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है उसको सेल करेंगे, ठीक है। हम कोई भी चीज बना रहे हैं हम उसको बेचने के लिए बना रहे हैं। तो हमको निकालना है कि हमने एक यूनिट लेबर में चेंज किया, हमने क्या किया? एक यूनिट लेबर में चेंज किया, उसकी वजह से हमारी टोटल मतलब कि टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया। दूसरा, हमने एक यूनिट किस में चेंज किया? कैपिटल में चेंज किया, और उसकी वजह से हमारे टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया। अब हमको ये निकालना है। तो मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या है कि हमने एक यूनिट किस में चेंज किया? कैपिटल में, उसकी वजह से हमारी टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया, हमारी इनकम में कितना चेंज आया। और अगर हमने एक यूनिट लेबर में चेंज किया तो हमारे टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया। देखो कोई भी चीज है वो बिक रही है, वो बिकेगी किसमें? पैसे में ही बिकेगी, मतलब कि उसके मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, ठीक है। सपोज मैं ये मार्कर बना रही हूँ, ठीक है। इस मार्कर को बनाने के लिए एक कैपिटल लग रही है, एक लेबर लग रही है, ठीक है। इस मार्कर को बनाने के लिए कुछ कैपिटल लग रही है, कुछ लेबर लग रही है, लेकिन ये बिकेगा क्या? अलग अलग, कि भाई ये हिस्सा मैंने अलग बेचा और ये हिस्सा। ये बिकेगा तो क्या? एक ही बन के बिकेगा, तो क्या एक यूनिट ही बिकेगी। तो प्राइस किसका लगेगा? कोमोडिटी का मार्केट में, ठीक है। जब हम रिवेन्यू बताएंगे, जब हम किसी चीज को बेचेंगे तो हम उस यूनिट को बेचेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम अलग अलग करके कि ये हिस्सा कैपिटल ने बनाया, ये हिस्सा लेबर ने बनाया है, भाई ये अंदर वाला कैपिटल ने बनाया और ये बाहर वाला लेबर ने बनाया है, तो हम लेबर वाला अलग बेचेंगे, कैपिटल वाला अलग बेचेंगे। नहीं, हम एक प्रोड्यूसर है, हमने प्रोड्यूसर ने ये प्रोडक्शन किया कैपिटल और लेबर का यूज करके, ठीक है। लेकिन जब ये बिकेगी, ये चीज जब बिकेगी तो ये एज अ मार्कर एक ही प्रोडक्ट बिकेगी, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ा कि MRTS हमने पढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हमने अभी तक पढ़ा। ये हमको क्या शो करता है MRTS कि हमने एक यूनिट लेबर में चेंज लाया, उसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में कितना चेंज आया। एक यूनिट हमने कैपिटल में चेंज लाया, उसकी वजह से हमारे टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, हमको ये शो करता है, ठीक है। MPL और MPK। अब हमको चाहिए जी रिवेन्यू की फॉर्म में कि हमने एक यूनिट लेबर में चेंज लाया तो हमको पैसे में कितना फायदा हुआ। अब देखो हमने मान लो हमने एक यूनिट लेबर में चेंज लाया था, एक यूनिट हमने लेबर में चेंज लाया था, तो हमको 10 यूनिट प्रोडक्शन में फायदा हुआ था, ठीक है। 10 यूनिट हमको प्रोडक्शन में फायदा हुआ था।
अब अगर हम पैसे की टर्म में निकालें कि हमको पैसे की टर्म में कितने का फायदा हुआ, तो ये 10 यूनिट जितने की बिकेंगी उतना ही तो हमें फायदा होगा। तो इसीलिए तो अगर हम इसमें चेंज करके देखें तो 10 यूनिट कितने की बिकेंगी, जितना मार्केट में प्राइस होगा, और प्राइस लेबर का अलग और कैपिटल का अलग तो हम बेचेंगे नहीं, हम किसका, पूरे मार्कर का बेचेंगे। तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे, एमपीएल इंटू में प्रोडक्ट का प्राइस डिवाइडेड बाय एमपीके इंटू में प्रोडक्ट का प्राइस। ठीक है, एमपीएल इंटू में प्रोडक्ट, ये हमको बता रहा था कि एक यूनिट लेबर में चेंज करने से प्रोडक्शन में कितना चेंज आया। मान लो प्रोडक्शन में 10 यूनिट का चेंज आया और हमारी ये चीज बिक रही है 5 रुपए की, तो 10 रुपए का चेंज आया, 5 की बिक रही है, तो टोटल 50 रुपए का फायदा हुआ हमको। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, तो हमको यहां से क्या पता चली, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, हमारी यहां से आ जाती है कि हमने एक यूनिट लेबर में चेंज किया, उसकी वजह से हमको टोटल पैसे की टर्म्स में कितना फायदा हुआ, और एक यूनिट हमने कैपिटल में चेंज किया, उसकी टर्म्स में हमें पैसे में कितना फायदा हुआ। तो ये चीज हमको क्या शो करती है, मार्जिनल रिवेन्यू इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ लेबर, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब और हमको निकालना क्या था, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी ही हमको निकालनी थी कि हमने एक यूनिट लेबर में चेंज किया, उसकी वजह से हमें टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, या हमें टोटल पैसे की टर्म्स में कितना फायदा हुआ। ठीक है, और हमने एक यूनिट कैपिटल में चेंज किया तो उसमें हमें कितना फायदा हुआ। एक कॉम्पिटिटिव जो फर्म होती है वो एक नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, कोई भी होती है। ठीक है, अब देखो उसने एक यूनिट लेबर बढ़ाई और उसका रिवेन्यू में जितना चेंज आया, उसने एक यूनिट लेबर बढ़ाई, मान लो उसने एक यूनिट लेबर एक्स्ट्रा लगाई और उसका रिवेन्यू को में 50 रुपए का चेंज आ गया, तो ये बोलती है कि जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें अगर उसने एक यूनिट एक्स्ट्रा लगाई लेबर की और 50 रुपए का फर्क आ गया, तो ये जो एक यूनिट उसने लेबर की लगाई है ना, वो कितने रुपए की होगी, 50 ही रुपए की, कि उस लेबर ने कितनी वेज ली होगी, 50 रुपए। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमने एक लेबर एक्स्ट्रा लगाई, एक लेबर एक्स्ट्रा लगाने से हमको जितना प्रॉफिट हुआ वो इक्वल होगा कि हमारी एक लेबर का प्राइस कितना है मार्केट में। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल होगा, तो हमारा MRPL किसके इक्वल होगा, प्राइस ऑफ लेबर के। ठीक है, और हमने एक यूनिट कैपिटल एक्स्ट्रा लगाई, उससे हमको कितना रिवेन्यू में फायदा हुआ, कितने पैसे हमने ज्यादा कमाए, वो इक्वल होगा एक यूनिट जब हमने कैपिटल की लगाई और जितने हमने पैसे ज्यादा कमाए वो इक्वल होगा किसके, कि कैपिटल की मार्केट में क्या रेट चल रही है। तो MRPK इज इक्वल टू होगा PK। ठीक है, तो अगर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखें तो हमारा क्या है, MRPL डिवाइडेड बाय MRPK इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। तो ये हमारी रिवेन्यू की फॉर्म में, पैसे की फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी, कि हमें कितना रिवेन्यू किस चीज से जनरेट होगा। ठीक है, तो ये अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।